नमस्कार दोस्तों। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण नाम का जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो लंबी बनेगी, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट आप लोग पूरा देखिएगा, जैसे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी आने लायक चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी और 100% आप श्योर मान के चलिए कि इसी में से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉपिक अम्ल की। तो अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स आप लोग खाते हैं उन सब में जनरली अम्ल होता है, या यूँ बोल लें कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें मोस्टली अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल जो है वो पहला गुण हो गया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जल में जाने पर ज़्यादातर H+ आयन देते हैं। अब जल में जाने पर ज़्यादातर H+ आयन देते हैं, तो इसे हम लोग किस तरह से देखेंगे कि जल में H+ आयन देता है, किस तरह देता है। तो वैसे तो जो लोग ग्रेजुएट हैं उन लोगों को ये चीज़ आती है अच्छे से, पर फिर भी बाय द वे किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि H+ आयन किस प्रकार देगा। तो अगर मैं जल के अंदर HCl एसिड ऐड करता हूँ तो ये H+ आयन देगा, Cl- आयन में टूटेगा, जो कि हाइड्रोजन H2O के साथ मिलकर के हाइड्रोजन आयन H3O+ बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन का बनना अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए कि लिटमस परीक्षण करने पर ये नीले से लाल हो जाते हैं, नीले लिटमस से लाल हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि ये अम्ल जो है वो नीले से लाल हो जाते हैं, ये हम लोग भूल जाते हैं कई बार। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है और एक ट्रिक आपको यूज़ करनी है कि किस तरह से अम्ल जो है वो नीले से लाल करता है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए मैंने ये एक अनिल कपूर आपको याद रखना है। अनिल कपूर अगर आप याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि ए यानी एसिड नीले को लाल कर लेता है। इस तरह से इसको अगर याद रखेंगे तो ये आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है जी, इस ट्रिक के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट है कि इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब मैंने HCl को पानी में डाला था तो HCl को पानी में डालने पर वो H+ और Cl- आयन में टूट रहा था, क्योंकि उनके अंदर आयन का निर्माण होता है। तो वह जलीय विलयन जिसमें आयन का निर्माण होता है वो हमेशा विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक अम्ल जिन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और एक है खनिज अम्ल जिन्हें अप्राकृतिक अम्ल भी कहा जाता है, या कृत्रिम अम्ल या अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। ये अब किस हिसाब से बांट रखा है, तो कार्बनिक अम्ल वे हैं जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से मिलकर के बनते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लिस्ट याद रखनी है कि किस तरह से हम याद रखें कि इतने सारे एसिड हैं, अभी किस किस के अंदर पाए जाते हैं, ये कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है सिरका। सिरका 10% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है, इसको आपको याद रखना है। सिरका एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। ठीक है, ACC एसिटिक एसिड सिरका है ना, इसमें C आ रहा है, एसिटिक एसिड सिरके के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए बाकी सारे नाम इतने अजीब तरह का नहीं है, पर ये जो एस्कॉर्बिक है ये नाम ही अजीब तरीके का है, तो स्वाद भी अजीब तरीके का होगा। तो जो आंवला का स्वाद है वो अजीब तरीके का होता है, इससे आपको याद रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड आंवला के अंदर या अमरूद के अंदर पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स, नाम से पता है खट्टे फलों को सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के अंदर पाया जाता है, BSc में इसका प्रयोग भी है। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। तो दूध से बने हुए उत्पादों में जनरली लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दूध या दूध में बने हुए, तो खट्टे दूध में या दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, लाल चींटी में मिथेनोइक एसिड आता है। कई सारी जनजातियां ऐसी हैं, आदिवासी जनजातियां, जो कि लाल चींटी को पीस करके उसकी चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने का कारण इसलिए है क्योंकि वो जो लाल चींटियाँ हैं वो उन्हें खट्टी लगती है उनमें मेथेनोइक एसिड की वजह से। लाल चींटी के अलावा जो हमारा ततैया होता है नेटल, उसके अंदर भी यही मेथेनोइक एसिड पाया जाता है उसके डंक में। नेक्स्ट देखिए, टमाटर गोल होते हैं, जो टमाटर खाता है कहते हैं भाई लाल गोल हो जाएगा, तो
ओ फॉर ओ गोल साउंड कर रहा है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर के अंदर, ओ गोल साउंड कर रहा है, टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। टार्टरी होती है, इमली से बनती है, इसलिए आपको याद रखना है इमली टार्टरिक एसिड। आप देखें टे भी बिल्कुल ई जैसा बनने की कोशिश करता है, टे वापस रहे, सारे जो हैं वो ई जैसे ही हैं, तो सिमिलरिटी आप लोग मैच कर सकते हैं, उस चीज़ को कैसे भी याद कर सकते हैं। मालिक क्या खाता है, मालिक खाता है एप्पल, तो मैलिक एसिड किस में होगा, एप्पल के अंदर। इस तरह से खनिज अम्ल जो है वो HCl, H2SO4, HNO3, H3O4, H2CO3, H3PO4, ये सब आपको याद ही हैं जनरली। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये आपको याद हैं जनरली, सभी को याद होते हैं। फिर भी इनमें से फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है, तो आप याद रखें H2CO3 कार्बोनिक एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के अंदर होता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक गुण। एसिड के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उसके अंदर सबसे, अब देखें आपको एक बार मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें कितने रासायनिक गुण हैं। इसमें सबसे पहले है धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया के बाद में आएगी मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में और बेस के साथ अभिक्रिया। इसके बाद में ये हमारा अम्ल जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग इनके एग्जाम्पल लेते जाते हैं और इनको करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एसिड की अभिक्रिया जो कि हाइड्रोजन आयन देता है, उनकी मेटल के साथ अभिक्रिया कराने पर उस मेटल का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस पास होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हाइड्रोजन गैस का बनना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जब भी कभी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड टेस्ट है। उसके लिए क्या करते हैं, जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है उसकी मुँह पर जलती हुई तीली ले जाने पर वो आपको पॉप का साउंड देगी और वो आग भी जनरली बुझ जाया करती है उस पॉप साउंड के साथ में। ये है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। अब अगर आप इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण एक मैं करूँगा और दूसरा उदाहरण आपको करना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये एग्जाम्पल्स मैंने पहले से ही आपके लिए कॉपी पे लिख रखे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। देखिए ज़रा, सबसे पहले देखें, सोडियम की अगर HCl के साथ अभिक्रिया करी जाती है, सोडियम धातु की अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया जाती है तो आपको मेटल सॉल्ट बनाना है। मेटल सॉल्ट बनाने के लिए मेटल का तो आयन रहेगा पॉजिटिव आयन, और जो आपका एसिड है उसमें से नेगेटिव निकल करके आएगा, तो नेगेटिव है इसमें Cl, तो NaCl आपका सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन जो बचेंगे वो हाइड्रोजन गैस बना करके बाहर निकल जाएगी। अब इसे आप बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस मैंने इसमें नहीं करी है। दूसरा आपको खुद को करना है, Mg की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, ठीक है। 1 सेकेंड में रुक रहा हूँ, आप मन में सोच लीजिए क्या बनेगा, ठीक है। सोचा होगा आपने, फिर भी मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। मैग्नीशियम की SO4 के साथ में रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा MgSO4। अब ये कैसे याद रहेगा कि MgSO4 बनेगा, तो MgSO4 ये मैंने पहले भी आपको आयन याद करने का तरीका सिखा रखा है, मैंने कैटायन और एनायन याद करने के लिए प्रॉपर तरीका सिखा रखा है, मेरी वीडियोस दे रखी है मैंने जिसमें कैटायन एनायन की लिस्ट कैसे याद करते हैं वो मैंने दे रखा है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैग्नीशियम पे +2 होता है, SO4 पे -2 होता है, ये आपको याद रखना है। कैटायन आयन की लिस्ट आपको याद रखनी ताकि आप हमेशा सॉल्ट आसानी से बना सकें। तो प्लस से प्लस, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कैंसिल, MgSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये है हमारे पास में इसका। नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी मेटल की कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या होगा। तो मेटल का कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या होगा, मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, तो मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन कराने पर मेटल का सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बनेगा, ठीक है। अब इसमें आपको निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अगर टेस्ट करना है तो आप निकलने वाली जो गैस है उस गैस को अगर आप लोग लाइम वाटर यानी चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। दूधिया रंग होने का कारण है उसमें बनने वाला CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट का रंग जो है वो वाइट कलर का होता है, इसलिए दूधिया हो जाता है। अगर आप लगातार पास करते रहेंगे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो जल और इसके साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगी, जिसके कारण कि ये रंग गायब हो जाता है। तो ज़्यादा समय कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर रंग गायब होने का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल करूँगा, उसके बाद में आपको अगला एग्ज़ाम्पल करना है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं यहीं कर देता हूँ, आपको छोटी स्क्रीन में न दिखा करके मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि CaCO3 एक मेटल का कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया मैं H2SO4 के साथ कराऊँ तो क्या होगा। तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट से मेटल लेनी है और जो आपका एसिड है उसमें से नेगेटिव आयन लेना है। तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बन गया। और उसके अलावा दो चीज़ें आपको बाहर निकालनी है हमेशा, एक तो H2O और एक निकालनी है आपकी CO2, यह आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगला आपको खुद को करना है, आप ट्राई करिएगा कि जब मैं मैग्नीशियम MgCO3 की अभिक्रिया HCl के साथ कराऊं तो क्या होगा, ठीक है, ये आप करिएगा, ओके। नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट आ जाता है मेटल की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ एसिड की अगर अभिक्रिया करेंगे तो सेम वही होगा जो मेटल के कार्बोनेट के साथ में हुआ था। सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगी। इसके दो एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये आप घर पे करिएगा। इसमें से 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, आपको ये पूछा जा सकता है, यही एग्ज़ाम्पल पूछा जा सकता है क्योंकि NCERT से ही उठाया मैंने। आपको ये करना है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया और सोडियम बाइकार्बोनेट की H2SO4 के साथ में अभिक्रिया आपको करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मेटल के ऑक्साइड के साथ में। मेटल के ऑक्साइड के साथ में अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होगा। मेटल के ऑक्साइड के साथ में अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो मेटल का सॉल्ट बनता है और जल बनता है, क्योंकि ऑक्साइड का ऑक्सीजन और इन्वॉल्व हो जाएगा एसिड के हाइड्रोजन आयन के साथ में। इसके भी एग्जाम्पल आपको मैंने दो दे रखे हैं, ये भी आप ट्राई करिएगा। एक तो HCl की Na2O के साथ अभिक्रिया और एक H2SO4 की MgO के साथ में अभिक्रिया। एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, HCl के साथ में Na2O की रिएक्शन। तो इसका जो सोडियम है वो क्लोरीन आयन को लेकर के NaCl बनाएंगे। बैलेंस आप कर लीजिएगा, यहाँ 2 लगा देंगे हम लोग, तो 2 लगाएंगे तो 2 NaCl बन गया और इसके साथ में H2O बाहर निकल गया। इस तरह से अगला आप करिएगा H2SO4 की MgO के साथ में रिएक्शन। एक लास्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ आपको। एसिड की बेस से जो अभिक्रिया होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जल और लवण का निर्माण होता है। एक बेस्ट एग्जांपल NaOH की HCl के साथ में अभिक्रिया, NaCl को ले लेगा, NaCl का निर्माण हो जाएगा, HOH को ले लेगा और H2O का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से लवण और जल का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको। ये हमने देखा पूरा एसिड कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों एक बार मैं वापस याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट आता है तो आप इसके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि हमें किसी टॉपिक में डाउट है, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था पर्सनल रीजंस की वजह से, पर अब कंटिन्यू वीडियो डाले जाएंगे और आप लगातार चैनल पर जुड़े रहिए। नेक्स्ट देखिए आप क्षार, टॉपिक है हमारा क्षार। क्षार के अंदर आपको याद रखना है कि क्षार जो है वो कड़वे होते हैं स्वाद में, छूने पर ये साबुन के समान चिकने महसूस होते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा अगर लगातार हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो हमारे जो साबुन होता है उसके अंदर NaOH डाला जाता है, उसकी वजह से हमारे हाथों में भी रिंकल्स पड़ने लगते हैं और चमड़ी भी उतरने लगती है। इसका मतलब ये जीवित ऊतकों के लिए नुकसानदायक होता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है शालिनी, शालिनी आपको याद रखना है, शालिनी क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है।
ये ट्रिक से आप हमेशा याद रख पाएंगे। जैसे अनिल कपूर मैंने एसिड के लिए बताया था, वैसे ही क्षार के लिए। जो हमारे क्षार के जलीय विलयन हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन कैसे? जैसे मैंने NaOH को पानी में डाला तो Na प्लस और OH माइनस का निर्माण होगा, जो कि H2O के अंदर OH माइनस की सांद्रता को बढ़ा दिया करते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि आयनों का निर्माण होता है। सेम वही जो एसिड के अंदर हमने पढ़ा था। क्षार दो प्रकार के होते हैं, एल्कली क्षार और नॉन एल्कली क्षार। एल्कली क्षार क्या होते हैं? एल्कली क्षार जो जल में घुलनशील है, नॉन एल्कली क्षार जो जल में अघुलनशील है। एल्कली क्षार जो है वो किसके होते हैं? जनरली आप अगर पीरियोडिक टेबल आपको आती है तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं जो S1 और S2 के हैं, उनके जो बेस होते हैं, जिसके जो OH माइनस लगने पर जो बेस का निर्माण होता है, वो सारे एल्कली में आते हैं, जैसे KOH, NaOH, MgOH, CaOH होल ट्वाइस वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो दूसरे क्षार बनते हैं वो जो जल में अघुलनशील होते हैं और नॉन एल्कली क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH और AlOH होल थ्राइस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण में एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कितने रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे दो। पहला, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब आप देखें यहाँ एक करेक्शन है, यहाँ अधातु के अंदर नॉन और लिखना था नॉन मेटल, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अब एक मैंने क्षार की पहले भी बताई थी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन है, ये भी इसी के रासायनिक गुणधर्म के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो अगर आपको याद हो कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ था, तो लवण बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। सेम चीज़ यहाँ पर भी दोहराई जाएगी, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। यहाँ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखा रहा हूँ और कुछ आपको कर लेना। देखें ज़रा, NaOH की जिंक के साथ में अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है 100%, ठीक है। NaOH की जिंक के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम जिंकेट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन खुद करनी है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ में नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। एक मैं कर रहा हूँ, दूसरी आपको ट्राई करनी है। सेम क्या होगा, लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। किस तरह से होगा? तो NaOH की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, Na2CO3 बनेगा, लवण और H2O का निर्माण होगा, ठीक है। ये दो हो जाएंगे, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब अगला आपको करना है KOH और CO2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग एक प्रश्न कि सभी अम्लों और क्षारों में क्या समानता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी अम्ल हैं वो विद्युत, उनका जो जलीय विलयन था वो विद्युत का सुचालक था, और क्षारों का भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये दोनों ही जल के अंदर जाने पर आयनों का निर्माण करते हैं। ये इन दोनों में समानता है। एक ये फैक्ट याद रखना है आपको कि अम्ल और क्षार का तनुकरण करना यानी जल से संयोग एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये आपको याद होना चाहिए कि तनुकरण किस तरह से करना है। आपको जब भी कभी एसिड या बेस के अंदर पानी मिलाना हो तो ऐसा कभी मत करना कि आप पानी मिला रहे हो एसिड या बेस में। आपको हमेशा पानी में एसिड या बेस का धीरे धीरे डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, इसीलिए अम्ल या क्षार का उछलना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। अगली बात करते हैं अम्ल या क्षार का सामर्थ्य। अम्ल या क्षार के सामर्थ्य, कुछ अम्ल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। उसका सामर्थ्य नापने के लिए आपके पास में एक pH स्केल का यूज़ किया जाता है।
ये पीएच स्केल का मैंने डायग्राम भी दे रखा है आपको, ये फ़ोटो मैंने पीएच स्केल लेबोरेटरी से लेकर के इस पर चिपका रखी है। आपको अलग अलग तरह के रंग दिख जाएंगे। पीएच स्केल, पीएच जो किस तरह का होता है पेपर, पीएच पेपर भी रख रखा है। इस तरह का ऑरेंज कलर का पीएच पेपर होता है, जिसका भी पीएच आपको नापना है उसके सॉल्यूशन के अंदर या उसकी वेपर के अंदर आप इस पेपर को रखिए। इसका रंग परिवर्तित होगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि इनसे मैच करके 1 से लेकर 14 तक की स्केल में मैच करके आप पता कर सकते हैं कि किस तरह का होता है। ये जो स्केल है वो 0 से लेकर के 14 तक की होती है। रंग का परिवर्तन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओरिजिनली जो हमारे पास में लेबोरेटरीज़ में आती है वो ये ऐसे 13 तक की होती है, पर लास्ट का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का होता है, 14वें नंबर का, जो NaOH की पीएच को शो करता है। यहाँ 0 से लेकर के 7 तक की जो पीएच का पैमाना है ये अम्लीय माध्यम को शो करता है। 7 के बाद में क्षारीय माध्यम को शो करता है। 7 से कम अगर पीएच होती, जितनी कम पीएच होगी वो अम्लीय माध्यम होगा, और 7 के बाद जितनी ज़्यादा होगी वो क्षारीय माध्यम होगा। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है, ये आपको याद रखना है। अम्लीय माध्यम के अंदर H+ की सांद्रता बढ़ती है, जबकि क्षारीय माध्यम में OH- की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, ये आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। रक्त की पीएच 7.3 से 7.5 तक, आंसू की 7.4, लार की 6.5 से 7.5, इस तरह से आपको ये सारी याद होनी चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट है HCl और NaOH की। HCl का 1 और NaOH का 14 हमारे को याद होना चाहिए। शुद्ध जल का, अम्ल वर्षा का भी पीएच पूछा गया है, 2 से 5.6 के बीच में होता है। ठीक है, और बाकी और मूत्र का 5.5 से 7.5 के बीच में, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग लवण की। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लवण की बात